हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी का, और इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपलेस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूंगा। तो हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ, और आज का मोटिवेशनल कोट है यू मस्ट डू दी थिंग्स यू थिंक यू कैन नॉट डू। इसका अर्थ ये बच्चों कि आपको वही करना चाहिए जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। और कहा गया है कि हमेशा जो कठिन रास्ते हैं वो आपको एक बेहतर और एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी किसी चीज से घबराइए नहीं और वही चीज करिए जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद देखेंगे मेजर क्रॉप्स, और आज के इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। और हमेशा की तरह आज फिर से मैं लेकर के आया हूँ डू यू नो सेक्शन, और डू यू नो सेक्शन में आज फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि जुड़ा हुआ है क्रॉप्स को ग्रो करने से और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने से। एग्रीकल्चर एक मोस्ट प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है अर्थ सरफेस पे। आज भी आप देखिएगा कि अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। जहां तक इंडिया का बात है तो इंडिया में अभी भी नियरली 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन बींग्स नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करते हैं। एग्रीकल्चर हमारे एग्जिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन बींग्स का जो पूरा एग्जिस्टेंस अर्थ सरफेस पे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोग एग्रीकल्चर को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है एग्रीकल्चर का वो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के अनुसार एग्रीकल्चर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है इंटेंसिव एग्रीकल्चर और दूसरा है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर हम उस एग्रीकल्चर कहते हैं जहां पे अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ द लैंड अवेलेबल। तो जहां पर भी अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेबर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ द अवेलेबल लैंड, तो उस एग्रीकल्चर को कहा जाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में जो फार्म लैंड होते हैं उनका साइज काफी स्मॉल होता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में जो भी एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव रहता है, क्योंकि स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड को लार्ज पॉपुलेशन के फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। और जो भी फार्म लैंड होते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर में उनके ऊपर मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक एग्रीकल्चर ईयर में। इंडिया का जहां तक बात किया जाए तो इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है वह इंडिया के पॉपुलेशन के रिलेशन में कम है। नेक्स्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हम उस एग्रीकल्चर कहेंगे जहां पे अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल कम इस्तेमाल होता है इन रिलेशन टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड।
एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में जो फार्म लैंड रहेंगे उनका साइज ज्यादा रहेगा। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा पार्टिकुलर एग्रीकल्चर ईयर में। और जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होते हैं वह उन एरियाज में परफॉर्म होते हैं जहां पर एग्रीकल्चर लैंड का साइज ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एग्रीकल्चर का वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टीवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टीवेशन के आधार पे एग्रीकल्चर, और दूसरा है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो आप देखिए बच्चों कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उस एग्रीकल्चर को कहते हैं जिसमें फार्मर जो है वह क्रॉप्स को ग्रो करते हैं मेनली अपने और अपने परिवार के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स होते हैं वो पुअर होते हैं, स्मॉल होते हैं, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मेनली स्मॉल साइज लैंड के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स का इस्तेमाल होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर उस एग्रीकल्चर कहते हैं जहां पे फार्मर्स बहुत बड़े फार्म लैंड के ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, मेनली बहुत ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेच करके मार्केट में खूब सारा पैसा कमाने के लिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो काफी रिच होते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल और लेबर का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल एग्रीकल्चर में ताकि एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ही ज्यादा हो। कमर्शियल एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। कमर्शियल एग्रीकल्चर जो किया जाता है वह आप देखिएगा कि उन एरियाज में किया जाता है जहां पे जो मेन इनकम का स्रोत है बिग फार्मर्स का वो क्या है, एग्रीकल्चर है। आप देखिएगा बच्चों कि जो आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसको हम लोग फिर से दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक है आपका नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम उस कल्टीवेशन कहते हैं जहां पे लैंड जो इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो लैंड हमेशा बदलते रहता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली ट्राइबल्स के द्वारा किया जाता है हिली एरियाज में जहां पे सॉइल का फर्टिलिटी काफी ज्यादा लो रहता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में झूम कल्टीवेशन कहते हैं, मलेशिया में लडांग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। और आप देखिएगा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वह प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मेथड्स है जो कि परफॉर्म किया जाता था पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग जो है ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग बहुत सारे जानवरों को पालते हैं और जो जानवरों के प्रोडक्ट होते हैं जैसे स्किन, हेयर, मिल्क, मीट, ये सब को बेच करके पैसा कमाने का काम करते हैं। जो नोमैडिक हर्डिंग करने वाले लोग हैं वह एनिमल्स के साथ बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट करते रहते हैं ताकि जो भी एनिमल्स हैं उनका जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि कमर्शियल एग्रीकल्चर को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर और मिक्स्ड फार्मिंग में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम उस एग्रीकल्चर कहते हैं जिसमें सिंगल क्रॉप्स को लार्ज एरिया ऑफ लैंड में ग्रो करने का काम किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट इंडिया में यूरोपियंस के द्वारा लाया गया था, मेनली ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा इसलिए इंडिया में देना चाहते थे ताकि जो रॉ मटेरियल है उसका रिक्वायरमेंट पूरा किया जा सके ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज का। और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में इंडिया के प्लांटेशन एग्रीकल्चर से जो भी क्रॉप्स ग्रो होते थे उनको कन्वर्ट किया जाता था फिनिश प्रोडक्ट में और उससे पूरे वर्ल्ड में बेच करके खूब
प्रॉफिट कमाते थे ब्रिटिशर्स। अब इंडिया में जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनमें जो मेन क्रॉप्स ग्रो होते थे वो थे टी, कॉफी, इंडिगो, कॉटन, ये सभी क्रॉप्स। तो ये सभी क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसा एग्रीकल्चर का मेथड है जिसमें एनिमल्स को रियर किया जाता है और क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है सेम एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। अब मिक्स्ड फार्मिंग से जो फार्मर्स होते हैं उनको दो बेनिफिट मिलता है। एक तो आप देखिएगा कि जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो फूडर के रूप में इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए, और साथ में जो एनिमल्स का वेस्ट होता है वह इस्तेमाल होता है मैन्योर के रूप में, जिससे एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वह बढ़ जाता है। मिक्स फार्मिंग में जो भी फार्मर्स है उनको अर्निंग होता है क्रॉप्स को ग्रो करके भी और जानवरों को रियर करके भी। मिक्स फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है डेवलप कंट्रीज में, और हमारे देश में भी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स की मदद से मिक्स फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि फार्मर्स का इनकम बढ़े और फार्मर्स का वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स। तो इंडिया का डाइवर्सिटी है सॉइल में भी, क्लाइमेट में भी, और इसी डाइवर्सिटी के कारण इंडिया में बहुत तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो कुछ जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं इंडिया में उनको यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देखिएगा जो मेजर क्रॉप्स है इंडिया में वो है फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप और बिवरेज क्रॉप। फूड क्रॉप हम उस क्रॉप को कहते हैं जो हमारे फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करते हैं, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सभी फूड क्रॉप में आते हैं। फाइबर क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो हमारे फाइबर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जैसे आपका कॉटन, जूट, ये सब फाइबर क्रॉप कहलाते हैं, और इन सभी क्रॉप की मदद से इंडस्ट्री में फाइबर बनता है। नेक्स्ट बिवरेज क्रॉप। बिवरेज क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए किया जाता है, और ये ड्रिंकिंग पर्पस लोगों को रिफ्रेशमेंट देता है। बिवरेज क्रॉप का भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इंडिया में जो बिवरेज क्रॉप है जो काफी पॉपुलर है वो है टी और कॉफी। चलिए बच्चों, अब इस लेक्चर का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो आप देखिए बच्चों कि इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी का फाउंडेशन है। हमारा पूरा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर टिका हुआ है। और आप देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी को एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में नियरली 65% पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि जो एग्रीकल्चर है वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है इंडिया में। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, तो आपको बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी हम उस कंडीशन को कहेंगे जब फूड पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है लोगों के लिए, साथ में जो भी फूड अवेलेबल है वह लोगों तक पहुंच रहा है, और जो लोग हैं वो फूड प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं। यदि ऐसा कंडीशन रहे तो हम कहेंगे कि देश में क्या है, फूड सिक्योरिटी है। और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम देश में कौन करता है, एग्रीकल्चर करता है। यदि एग्रीकल्चर अगर नहीं हो तो फिर हमारे देश में फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगा और लोग भूखे मरेंगे। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो इंडियन जीडीपी में अबाउट 17% कंट्रीब्यूट करता है, और 17% कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में करके एग्रीकल्चर जो है इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करने का काम करता है। एग्रीकल्चर इंश्योर करता है रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम उस इंडस्ट्री को कहते हैं जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, जैसे राइस मिल, शुगर मिल, ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो आपका जितना भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर आप देखिए बच्चों कि इंडिया जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का काम करता है। साथ में आप देखिएगा कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो डिमांड को क्रिएट करता है फॉर द इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट सच एज हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो बेस है वो एग्रीकल्चर है और इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब इस लेक्चर का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट पार्ट है डू यू नो सेक्शन। डू यू नो सेक्शन में हम लोग आज जानेंगे कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में और साथ में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन दी वर्ल्ड। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को एकदम सिंपलेस्ट मैनर में एक्सप्लेन किया है। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है सोशियोनॉमिक्स, अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। थैंक्स वेरी मच।